हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में इस पार्ट में हम लोग शब्द के बारे में जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शब्द क्या है। तो शब्द किसको कहते हैं? शब्द को अंग्रेजी में वर्ड कहा जाता है। शब्द की परिभाषा हम लोग किस प्रकार देंगे? तो शब्द उसे कहेंगे कि यह एक मतलब अक्षरों या वर्णों का एक समूह है जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, उसको हम लोग शब्द कहते हैं। क्या बोलेंगे? वर्णों का समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो उसको शब्द कहेंगे। वर्णों का समूह का मतलब हो गया दो या दो से अधिक वर्णों का समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ यानी कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे शब्द कहा जाता है। शब्द कहा जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जिसका कोई अर्थ निकलता है ग्रामेटिकली हम उसको शब्द कहते हैं। जैसे नल है, न अल्लाह नल, मतलब इसका ये है कि न अल्लाह दो वर्ण है, एक न है और एक ल है, दो वर्ण के मेल से बना है नल, जिसका अर्थ है कि यह पानी देने वाला नल हो गया। उसी तरह से ज हा जहाज, तो जहाज भी क्या है? ये एक ज है, एक ह है, ह में आकार लगा है तथा ज है। तो यहाँ भी ये दो ज और ह के मेल से, दो वर्णों के मेल से यह बना हुआ एक अक्षर के मेल से बना हुआ समूह है जो कि शब्द कहला रहा है। तो हमने आपको परिभाषा में बताया कि शब्द जिसका कोई सार्थक अर्थ हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अर्थ के आधार पर शब्द अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं, जिसको अभी हम शब्द के भेद में पढ़ेंगे। तो शब्द किसे कहेंगे? कि वर्णों का समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो वह शब्द है। बस इतना ही जानेंगे, क्योंकि इतना ही, इसके अलावा कोई है नहीं कुछ इसमें। अब हम लोग शब्द के भेद को देखते हैं कि शब्द के कितने प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ वर्ड्स क्या है। तो अंग्रेजी ग्रामर में टाइप्स ऑफ वर्ड्स अलग है, लेकिन हिंदी व्याकरण में, हिंदी भाषा में जो शब्द के भेद हैं वो अलग अलग हैं। तो शब्द के भेद जो है वो अलग अलग आधार पर शब्दों का बंटवारा किया गया, वर्गीकरण किया गया है अलग अलग आधार पे। तो सबसे पहला जो आधार है वह है किस आधार पर? अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। एक है सार्थक शब्द और एक है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार का हो गया? ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द को हम अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। सार्थक शब्द किसे कहेंगे? सार्थक शब्द किसे कहेंगे? कि वैसा शब्द जिसका कोई सही अर्थ निकलता हो, वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो सार्थक शब्द कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे में हो गया रामायण। अगर बात करें हम रामायण की, तो रामायण का क्या है? अर्थ निकल रहा है कि रामायण एक किताब है। तो इस तरह से रामायण क्या हो गया? यह एक सार्थक शब्द हो गया। कलम क्या है? लिखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है कलम। होली, ये क्या है? त्योहार का नाम है। तो इस तरह से जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है वह सारे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब दूसरा जो समूह है, दूसरा जो आधार है शब्दों का, वह है निरर्थक शब्द। तो ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ऐसा शब्द
जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो वह शब्द निरर्थक शब्द कहलाता है। कोई अर्थ नहीं निकलता हो वह शब्द क्या कहलाता है? निरर्थक शब्द कहलाता है। नहीं निकलता हो निरर्थक शब्द कहलाता है। तो अब बात ये आती है कि जिसका अर्थ नहीं निकलता है तो उस शब्द को हम आखिर व्याकरण में क्यों पढ़ते हैं? तो व्याकरण में इसलिए पढ़ा जाता है कि व्याकरण क्या, किसी भी भाषा को सही सही जो पढ़ने और बोलने और लिखने का जो तरीका है वही व्याकरण है। लेकिन बोलने के लिए कोई नियम कायदा का जरूरी नहीं होता है। नियम कायदा की जो जरूरत है वो लिखने और जो है पढ़ने के लिए है। बोलने के क्रम में आदमी कुछ भी बोल देता है, कभी कभी ऐसा शब्द भी बोल देता है जिसका वास्तव में कोई अर्थ होता नहीं है। तो व्याकरण ने पढ़ने के क्रम में क्या किया है कि उन शब्दों को जो इंसान बोलता है जिसका कोई अर्थ नहीं है, जैसे खाने पीने की चीज को क्या बोलता है? रोटी ओटी। तो रोटी से मतलब है कि पेट भरने के लिए है, लेकिन उसमें ओटी का कोई अर्थ ही नहीं है। भात वात, तो भात का मतलब है कि चावल से बना हुआ जो खाने की चीज है, लेकिन वात का कोई मतलब ही नहीं है। अगर बोले बिस्किट उस्किट, तो बिस्किट जो वर्ड है उसका एक मतलब निकलता है, उस्किट का कोई मतलब नहीं है। तो व्याकरण उन सारे शब्दों को जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है लेकिन बोलने में वह इस्तेमाल होता है, उसको व्याकरण कहाँ रखता है? उसको व्याकरण रखता है निरर्थक शब्द में। उसको शब्द का जो उत्पत्ति है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है? तो उत्पत्ति का जो आधार है यानी शब्द उत्पन्न कैसे हुआ है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो शब्द है वह है तत्सम शब्द, दूसरा है वह है तद्भव शब्द, तीसरा जो है वह है देशज शब्द और चौथा जो है वह है विदेशज शब्द। यानी कि शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, जहां से शब्द पैदा हुआ है, उस हिसाब से शब्दों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। एक तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। अब हम एक एक को देखते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द से क्या मतलब है? तत्सम शब्द उसे कहते हैं वह शब्द जो संस्कृत से सीधा हिंदी में इस्तेमाल हुआ है बिना किसी उसमें बदलाव किए हुए, वह सारे शब्द तत्सम शब्द है। क्या है कि वैसे शब्द जो मूल रूप से कहाँ है? हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, वैसे शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग होते हैं। हिंदी में प्रयोग होते हैं, उसे तत्सम कहा जाता है। उसे तत्सम कहा जाता है। तो वैसे शब्द जो है क्या चीज? मूल रूप से वह संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन वह मूल रूप से कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? हिंदी में अपने मूल रूप में ही इस्तेमाल हो रहा है। वे सारे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे में सूर्य है, सूर्य मतलब सूरज, उसकी तरह अग्नि है, अग्नि मतलब आग। तो ये सारे शब्द संस्कृत के शब्द है, लेकिन यह मूल रूप से बिना किसी परिवर्तन के सीधा का सीधा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? हिंदी में। तो इन शब्दों को हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द, जो संस्कृत के शब्द है लेकिन इस्तेमाल हिंदी भाषा में हो रहा है, प्रयोग हिंदी भाषा में हो रहा है, इस वजह से इसको कहा जाता है तत्सम शब्द। दूसरा क्या है? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, तो तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो वैसे शब्द जो संस्कृत के हैं लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो क्या हो रहा है? हिंदी में हो रहा है। उसको हम लोग कहते हैं जो संस्कृत के शब्द है लेकिन परिवर्तन के साथ। वैसे शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वो कहलाते हैं देशज। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। जैसे में क्या क्या है? तो जैसे में है कि आग, जैसे में अग्नि का आग,
ये क्या है, ये शब्द अग्नि संस्कृत में है, लेकिन अग्नि के रूप को परिवर्तित करके आग शब्द को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये शब्द कहलाया तद्भव। तो जो शब्द मूल रूप से अपने भाषा से प्रयोग हो रहा है अगर हिंदी में, तो वो तत्सम है, और जो शब्द अगर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो शब्द क्या है, तद्भव शब्द। अब आगे हम लोग देखते हैं देशज और विदेशज शब्द को। दो शब्द है, वो है देशज शब्द, यानी तीसरा जो शब्द का प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर, वह है देशज, यानी जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव से, इसका जो गांव घर में या जो छोटे मोटे क्षेत्रों में बोलने के क्रम में वो इस्तेमाल होने लगा, और बोलते 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 इतना ज्यादा वो शब्द फेमस हो गया कि वो लिखने के क्रम में भी इस्तेमाल होने लगा। तो उन शब्दों को जो रखा गया है वो देशज शब्दों में रखा गया है, यानी देश में बोलने के क्रम में वो उन शब्दों की उत्पत्ति हो गई है। जैसे में गाड़ी है, खाट है, झुग्गी है, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो किसी भाषा, ना इसका उत्पत्ति संस्कृत से मिलता है ना ही किसी विदेशी भाषा से मिलता है, लेकिन आम बोलचाल के भाषा में गांव में शहरों में ये सारे शब्द इस्तेमाल होने लगे, और इस्तेमाल होते 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 इन शब्दों को लिखा भी जाने लगा। तो इस तरह के जितने भी शब्द हैं वह देशज शब्द कहलाते हैं, यानी इसकी उत्पत्ति अपने देश में ही हुई है। अगला जो शब्द है वह विदेशज शब्द है। जैसे इंग्लैंड की भाषा इंग्लिश थी, फारस की भाषा फारसी थी, और जो सऊदी अरब के लोग हैं उनकी भाषा अरबी थी। तो इस तरह से अनेक सभ्यताएं जो आई हिंदुस्तान में, उसमें से बहुत सारी सभ्यताएं थी जो यहाँ बस गई। जैसे जो लोग फारस से आए वो लोग बस गए, उनकी जबान फारसी थी, तो बहुत दिनों तक यहाँ जो है इस्तेमाल फारसी जबान हुआ। जब तक मुगल लोग रहे तब तक यहाँ जो सरकारी जबानें थी वो फारसी इस्तेमाल हुई। फिर जब अंग्रेज आए तो वो यहाँ हुकूमत किए, तो उनकी जबान क्या थी, इंग्लिश, तो फिर वहाँ इंग्लिश जबानें चलने लगी। तो इस तरह से उन लोगों की सभ्यताओं का कुछ शब्द जो है जो हमारे हिंदी जबान में इस्तेमाल होने लगा। तो इन शब्दों को हिंदी भाषा में जो इस्तेमाल हो रहा है, हकीकत में उसकी उत्पत्ति संस्कृत से नहीं हुई है, ना ही अपने देश में हुई है। तो उन शब्दों को कहा जाता है विदेशज शब्द। जैसे टेलीविजन, टेलीविजन जो है यह शब्द किसका है, यह इंग्लिश का शब्द है, लेकिन इसका सीधा इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, हिंदी में। तो ये शब्द क्या कहला रहे हैं, विदेशज शब्द। किताब, किताब जो है वो फारसी शब्द है, तो फारसी से लेकिन इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, हिंदी में। तो ये शब्द क्या कहला है, विदेशज शब्द। चम्मच, ये भी एक तरह से, ये भी एक फारसी वर्ड है, और इसका भी इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, हिंदी भाषा में हो रहा है। इस वजह से इसको भी क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। जो शब्द का अगला आधार है, जिस आधार पर शब्दों को बांटा गया है, वह है बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो बनावट के आधार पर जो शब्द की किस्में हैं, वो बनावट के आधार पर शब्द की कितनी किस्में हैं, कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा है यौगरूढ़ शब्द। यानी शब्द को बनावट के आधार पर 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगरूढ़ शब्द। जिसमें रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं कि वे शब्द जिसको खंडित करने पर अर्थ ना निकले, यानी कि ऐसा शब्द जो स्वयं में एक शब्द है, उसको अगर हम उसका विच्छेद करते, उसको अगर हम तोड़ते हैं, तो तोड़ने पर उस शब्द से कोई अर्थ निकलता नहीं है। तो उस प्रकार के जितने भी शब्द हैं वह सारे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी उसकी बनावट इस प्रकार की है कि उस शब्द का विच्छेद किया जाए, उस शब्दों को तोड़ा जाए, तो तोड़ने पर उस शब्द से कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे चित्र है, तो चित्र को अगर हम विच्छेद करते हैं, उसको अगर हम तोड़ते हैं, तो ची अत्र, तो ची अत्र का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। न ची का कोई अर्थ है, न त्र का कोई अर्थ है। त्र एक ची और त्र कोई अर्थ ही नहीं बनता है। आदमी, आदमी शब्द का अगर विच्छेद करते हैं तो आदमी, इसका भी कोई अलग अलग अर्थ नहीं निकलता है खंडित करने पर। तो इस प्रकार की जो भी शब्द हैं, जो भी इस प्रकार से बने शब्द हैं, वह सारे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला जो है वह यौगिक शब्द है। यानी यौगिक शब्द किसको कहते हैं, विज्ञान वाला यौगिक यहाँ भी है। विज्ञान में जो हम लोग पढ़ते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्व को मिलाने से निश्चित अनुपात में यौगिक बनता है, वही यहाँ भी है कि वैसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से
बना हो वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी कि इसमें क्या है कि जब हम एक शब्द को खंडित करेंगे तो जो अर्थ निकलेगा वो भी दोनों का अलग अलग अर्थ होगा, है ना। जैसे यहाँ पे खंडित करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता था, लेकिन इसको अगर खंडित करेंगे तो अर्थ निकलेगा, क्योंकि ये इसका परिभाषा ही कह रहा है कि जो वैसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हो। तो जैसे में पाठ, पाठ मतलब होता है पढ़ने के लिए, और शाला, शाला बोलते जगह को, तो पाठशाला यानी ऐसी जगह जो मिलके बना पाठशाला, पाठशाला उसको कहते हैं जहां पर पढ़ाई लिखाई किया जाता है। जैसे विद्यालय जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्कूल कहते हैं, तो उसे पाठ प्लस शाला, यानी पाठ का मतलब हो गया पढ़ाई से, शाला मतलब जगह, तो पाठशाला यानी पढ़ने की जगह। तो इस प्रकार के जो भी शब्द हैं वो सारे शब्द क्या हैं, यौगिक, जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं। अब तीसरा और आखिरी जो है बनावट के आधार का शब्द वह है यौगरूट शब्द, यानी जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने हो पर किसी विशेष अर्थ प्रकट करते हो, यौगरूट शब्द कहलाते हैं। यानी दो या दो के अधिक शब्दों के मेल से तो बना है और कुछ न कुछ अर्थ भी दे रहा है। जैसे पाठशाला जगह एक विशेष अर्थ के लिए, जैसे श्वेतांबर, श्वेतांबर का मतलब क्या है कि वैसे लोग जो सफेद कपड़ा पहनते हो उसका मतलब होता है श्वेतांबर। दिगंबर, पीतांबर, वैसे लोग जो पीले वस्त्र पहनते हो। तो इस प्रकार का जो शब्द है जो किसी विशेष अर्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दो या दो से अधिक शब्दों से बने होते हैं लेकिन इस्तेमाल किसी विशेष अर्थ में किया जाता है, तो इस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के शब्दों को हम कहते हैं क्या, यौगरूट शब्द। तो इस प्रकार से आज हमने शब्द को जाना कि शब्द किसे कहते हैं, तथा शब्द अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है, तथा बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद है, इन सारी जानकारी को हमने पढ़ा। हमें उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस वीडियो के जरिए सीखे होंगे। अतः आप जब सीखे हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि इसे शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त, आपके साथी भी कुछ सीख सके। तथा आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।